जय हिंद सभी को। 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं ज्योग्राफी का। इससे पहले मैंने 3 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। हाँ 3 चैप्टर अपलोड कर दिए, वो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आज के जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है पृथ्वी के आंतरिक बलों के परिणाम स्वरूप भू आकृतियों का विकास। यानी पृथ्वी के अंदर जो जो क्रियाएं होती हैं, कुछ भी होता हो पृथ्वी के अंदर, धरती के अंदर, उसका बाहरी तौर पर हमें क्या परिणाम देखने को मिलता है। चट्टानें बनती हैं, खाई बनती है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटता है, क्या चीजें होती हैं वो हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। टोटल जो है 8 क्वेश्चन करवाने वाला हूं और यकीन करिए जब ये 8 क्वेश्चन कर लेंगे तो इसमें एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। याद रखना, मतलब क्या है कि सारे क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेंगे। बस ये 8 क्वेश्चन कर लोगे ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए और इसमें इससे पहले जो 3 चैप्टर अपलोड किए हैं, अगर वो अच्छा लगा हो ना तो कमेंट में आप लोग जरूर बताना, जिससे कि फिर क्या होगा, मजा आएगा और फिर वीडियो बनाने में और ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा वो है आंतरिक बलों से क्या तात्पर्य है, इन बलों की उत्पत्ति के कारणों की सूची बनाइए। यानी कि आंतरिक बल क्या होते हैं, अरे बात समझ में, आंतरिक बल किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हमें जानना है। यहाँ पे आंतरिक बल से क्या तात्पर्य है, इन बलों की उत्पत्ति के कारण। आखिरकार ये जो अंदर हलचलें होती हैं, बल लगते हैं, वो क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो हम लोग जानने वाले हैं। देखिए आप लोग अपने स्क्रीन पे पहला आंसर देखिए, इसमें बोल रखा है कि पृथ्वी पर भू आकृतियों, भू आकृति मतलब होता है भू यानी जमीन की आकृतियां, अलग अलग आकृतियां जो बनती है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ध्यान सुनिएगा आप लोग। ठीक है, कान बिल्कुल ना बिल्कुल स्पीकर पे लगा लेना आप लोग। फोन के स्पीकर पर अगर कान लगा कर पढ़ोगे तो ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, देखिए क्योंकि बाहर की आवाज़ जब तक आएगी आपके कानों में तब तक ये क्लियर नहीं होगा। ठीक बा, तो इसीलिए ईयरफोन लगा लो, हेडफोन लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन बस सुनो, ढंग से सुनो। ठीक है, नींद नहीं आने देना। एग्जाम आ गया बिल्कुल नज़दीक, अब पढ़ो इतना धांसू तरीके से कि मज़ा आ जाए फिर। ठीक है, देखिए तो भू बोल रखा है भू आकृतियों की विविधता उनके धरातल के अंदर और बाहर साथ साथ कार्य करने वाली 2 प्रकार की शक्तियों का अंतिम परिणाम है। यानी कि या तो मतलब भू आकृति बनी है, जमीन का निर्माण हुआ है, चट्टान बन गई है। मान के चलिए जो हमारा वो है हिमालय पर्वत है, वो भी तो एक तरीके से भू आकृतियों का ही एक बोल सकता है अजूबा ही है, क्यों जमीन से ही तो सारी चीजें निकली हैं। तो सोच के देखिए क्या क्या चीजें हैं इसमें कि भाई चाहे भूमि की आकृति कैसी भी बने, या वो नीचे की तरफ जाए या वो ऊपर निकल आए, तो ये सब क्यों हुआ है। बाहरी दबाव पड़ा या तो आंतरिक दबाव पड़ा या कुछ हुआ होगा, हलचलें हुई होंगी जिसकी वजह से हुआ है। तो भूपृष्ठ के अंदर पैदा होने वाली इन शक्तियों को आंतरिक या अंतर्जात बल कहा जाता है। जो पृथ्वी के नीचे बल लगता है, अंदर धरती के अंदर बल लगता है, उसको आंतरिक या अंतर्जात बल के नाम से जाना जाता है। इन बलों की ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी की आंतरिक गर्मी तथा पृथ्वी के धरातल पर बाह्य बलों द्वारा पदार्थों का रूपांतरण है। यानी कि क्या पता पृथ्वी के नीचे यानी धरती के नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती क्राउड में, उसमें मेंटल नीचे क्राउड जो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से क्या पता हलचलें होती हो, ज्वालामुखी इसी वजह से तो फटता है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। आगे बात समझ में, देखिए उसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। देखिए पहला आंसर आप लोग को समझ में आ गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें। देखिए ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हलचलों में अंतर स्पष्ट करना है। ऊर्ध्वाधर, ठीक है, थोड़ा सा बोलने में ये अजीब वर्ड है, ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज हलचलें। पहला समझ में आ गया ना, आंतरिक बलों से क्या तात्पर्य है, इन बलों की उत्पत्ति के कारण बता दिए मैंने। तो क्या पता पृथ्वी के नीचे जो इतनी गर्मी है उसकी वजह से ये जो है उत्पत्ति हो, या आंतरिक बल जो क्या होते हैं, जो पृथ्वी के नीचे जो बल लगते हैं, चाहे वो बाहर से पैदा हो सकते हैं या अंदरूनी तौर पे। ठीक है, देखिए तो आंतरिक बल मैंने बता दिया आप लोग को। उसके बाद आता है ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज बलों में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। चार्ट आप लोग को दिख रहा होगा, एग्जाम में आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए उसके बाद आता है ऊर्ध्वाधर हलचलें क्या होती हैं। पहले एक ये पढ़ेंगे फिर एक वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ऊर्ध्वाधर हलचलें धरातल, यानी इसको हम वर्टिकल मूवमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वर्टिकल मूवमेंट। ठीक है, देखिए तो वर्टिकल मूवमेंट में क्या होगा, ऊर्ध्वाधर हलचलें धरातल पर पृथ्वी के केंद्र से, याद रखिएगा पृथ्वी के क्या होती है, पृथ्वी के केंद्र से, जो पृथ्वी का केंद्र है वहां से जो है उत्पन्न होती हैं। तो पृथ्वी के केंद्र से उत्पन्न होती हैं और धरातल को प्रभावित करती हैं। और यही जो है पृथ्वी के केंद्र जो क्रोड जो होता है, हम इस पे रहते हैं ना, तो ये जो है उत्पन्न होती हैं और यहीं से जो है धरातल पर पड़ती हैं, असर डालती हैं धरातल पर। आगे बात समझ में, ये धरातल पर असर डाल रही है। ठीक है, तो मैंने बताया ऊर्ध्वाधर हलचलें
धरातल पर पृथ्वी के केंद्र से उत्पन्न होती हैं और धरातल को प्रभावित करती हैं, ठीक है। पर क्षैतिज हलचलें क्या हैं? तो कभी कभी आंतरिक बल भूपट्टी पर एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर अपना प्रभाव डालते हैं। यानी कि याद रखिएगा, यहाँ से जब ये असर पड़ा है तो इसको असर डालना था सीधे पे, पर कई बार ऐसा होता है कि ये इस तरफ मुड़ गई या ये हलचलें इस तरफ मुड़ गई, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, तो यहाँ से जो चट्टानें उठेंगी वो क्या करती हैं, जब यहाँ से चट्टान फटी कोई, ठीक है, धरती में से कोई चीज निकलता है तो यहाँ की और यहाँ की, या बोल सकते हैं इतने दूर की, ये सिकुड़ सी जाएंगी, ऐसे ऐसे हो जाएंगे। देखिए ऐसे ऐसे हो जाता है, ठीक है। मान के चलिए कि एक मेज पर आपने एक चादर बिछाई और दोनों को क्या करो, अंदर की तरफ ढकेलो, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, ऐसे करो, चादर ऐसे ऐसे हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? ऐसे ऐसे हो जाएगी। तो वही चीज हम पढ़ने वाले, देखिए कभी कभी आंतरिक बल भूपट्टी पर एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर अपना प्रभाव डालते हैं, एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर भी अपना प्रभाव डाल सकते हैं। पर इसमें क्या था, ऊर्ध्वाधर हलचलों में सीधा जो है ये पहुंच रहा था, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या बोल रखा है, सेकंड पॉइंट इसका देखिए, पहले इधर वाले का ये बता रहे हैं आपको ऊर्ध्वाधर का। तो इन गतियों के कारण, देखिए पहले मैं आपको ना ऊर्ध्वाधर वाला बताता हूँ फिर क्षैतिज बताता हूँ, ठीक है। देखिए तो इन गतियों के कारण बड़े पैमाने पर धरातल के भूभाग ऊपर उठ जाते हैं और नीचे हो जाते हैं। चित्र वगैरह सारा देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि या तो जो धरातल है, देखिए या तो धरातल क्या होता है, ऊपर की ओर उठ जाएगा, बोल रहा है इन गतियों के कारण बड़े पैमाने पर जो ये हलचलें होती हैं, सीधी वाली बता रहा हूं मैं, ये जो हलचलें होती हैं इसके कारण क्या होता है, या तो धरातल ऊपर की ओर उठ जाता है, यानी धरती में से कुछ निकल ही आता है बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर, या तो वो नीचे घसक जाता है, या तो वहां से टूटेगा और सारा मामला नीचे धसक जाएगा। ऐसा भी होता है कई बार, तभी तो घाटियां वगैरह बनती हैं, है ना। घाटी क्या होते हैं, काफी गहराई में होते, तो कई बार नीचे चला जाता है मामला, कई बार उठ जाता है अंदर से, कई बार नीचे आ जाता है। तीसरा बोल रहा है ये गतियां इतनी मंद होती हैं कि पृथ्वी के क्षैतिज शैल संस्तरों पर कोई असर नहीं होता। कई बार ये धीरे 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 होती रहती है, हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन बाद में जाकर असर दिखाती है। मंद हलचलें बोल रहा है ना, बहुत लंबे टाइम से हो रही हुई आती है लेकिन हमें पता नहीं चलता, पर अचानक से जमीन फट जाना, जमीन ये हो जाना, तो बहुत लंबे टाइम से भी ये चीजें होती हैं, तो इसे ऊर्ध्वाधर हलचलें बोलते हैं, ठीक है। हलचल के दो प्रकार बता रहा हूं, अभी तो दूसरा भी बताऊंगा। फिर उसी में उल्लेख है चौथा ही, ये गतियां मुख्य रूप से महाद्वीपों तथा पठारों, महाद्वीप क्या होते हैं बता दिए थे, हमारे जैसे 7 कॉन्टिनेंट है, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, है ना, तो ये चीजें हो गई। अब क्या है, महाद्वीपों या पठार भी बताया जो समुद्र किनारे ऊंचाई वाले स्थान होते हैं, पठारों के निर्माण से संबंधित होती हैं। या तो ऊर्ध्वाधर से क्या बनेगा, या तो महाद्वीप बन जाएंगे नए, बिल्कुल ही अलग होके एक अलग क्षेत्र पूरा बना देगा, या तो ये पठार बना सकता है पूरा ही। भाई तो छोटे छोटे लेवल पर थोड़ी ना, ये तो यहीं उठ गया ऐसे थोड़ी ना होता, बहुत दूर दूर तक ये चीजें फैल जाती हैं, बहुत दूर दूर तक। तो कई बार होता है इन्हें महाद्वीप निर्माणकारी हलचलें भी कहते हैं। कई बार ये हलचलें ऊर्ध्वाधर वाली हलचलें, ये वाली हलचलें पूरा एक महाद्वीप भी बना देती हैं। हरी बात समझ में, ये हमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है, हम लोग वही पढ़ रहे थे, क्षैतिज हलचलें। क्षैतिज हलचलें मैंने बताया जैसे केंद्र से उत्पन्न होने वाली चीज कहीं दूसरी दिशा में भी फैल जाती है, याद रखना है। अब क्या है, इनसे पृथ्वी के शैल संस्तरों में परिवर्तन आ जाता है। इसी से क्या होता है, पृथ्वी के शैल में जो है, यानी कि जो चट्टाने हैं, पर्वत है, इन सारी चीजों में परिवर्तन कैसे, भू पृष्ठ पर परिवर्तन कैसे दिखता है क्षैतिज हलचलों से, कि जैसे मान लो दूसरी दिशा में कहीं असर पड़ा और फिर यहाँ का जो चट्टान वगैरह जो निकलेगा उसकी वजह से या धक्का मुक्की होगा, इसमें धक्का मुक्की होगा तो यही वाली जो उसके आसपास की जो चीजें हैं ना, या बोल सकते हैं धरातल है, वो ऐसे ऐसे हो सकती है, इस तरीके की होगी। अगर इधर से भी असर पड़ा और इधर से भी पड़ा तो ये जो बीच वाला हिस्सा है वो काफी ज्यादा पहाड़ों के रूप में उभर कर आ जाएगा। ये वाला क्या है, पहाड़ जैसा उठकर सामने आ जाएगा, ठीक है। देखिए इन बलों के कारण पूर्व स्थापित शैल संस्तरों में दबाव, खिंचाव या भिचाव होते हैं। यानी कि आप पता ये भिचभिचा हो जाए, ये ढिकचिक ढिकचिक, है ना, यानी कि इधर से भी दबाव पड़ गया, इधर से भी पड़ गया, इधर भिचभिची वाला मामला दिख रहा है, तो मामला सिकुड़ जाएगा, ठीक है, धक्का लग जाएगा उसको। ये बल पृथ्वी के गोलाकार संस्तरों में क्षैतिज अथवा स्पर्श रेखा की दिशा में प्रभावी होते हैं। इनको क्षैतिज हलचल के नाम से जाना जाता है। जो मैंने आप लोग को बताया कि इसमें क्या होता है, ये जो धरातल पृथ्वी के केंद्र से उत्पन्न होने वाली चीजें होती हैं, जब धरातल पर पड़ती हैं तो कई जमीनी हिस्सा जो है पहाड़ नुमा बन जाता है, जैसे हमारा हिमालय वगैरह है, ये सब इसी का एक कारण है। आगे बात समझ में, हिमालय जैसे पहाड़ नहीं है, पहाड़ निकल आते हैं, तो वही तो है सिकुड़न,
ये चीजें फोल्ड कहते हैं, अभी मैं बताता हूं, अगले क्वेश्चन में है। ठीक है, तो आपको मैंने दो चीजें बताई हैं एग्जाम्पल के तौर पे, आप इसको समझ जाइए। अभी बाकी तो अभी तो बहुत सारी चीजें आने वाली, क्षैतिज और ये तो मैं दोबारा पढ़ाऊंगा आने वाले क्वेश्चन में। ठीक है, इनमें आएगी। ठीक है, देखिए तो मैंने ये बताया ऊर्ध्वाधर हलचल और क्षैतिज हलचलों में अंतर क्या होता है। अब देखिए जरा, अब यहाँ क्या है, वलन और भ्रंशन क्या है, ये सब अलग अलग प्रकार से पूछेगा। ठीक है, और एक साथ पूछ लेगा तो उसके लिए भी हमारे पास एक पूरा क्वेश्चन है, अभी मैं उसको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, देखिए वलन और भ्रंशन से आप क्या समझते हैं। वलन और भ्रंशन एक ही साथ आपको चार्ट में दिख रहा होगा, क्या है देखिए, भ्रंशन यानी फॉल्ट और वलन मतलब फोल्ड। ठीक है, देखिए फोल्ड मतलब जैसे मैंने बताया ये फोल्ड है सारा, ऐसे ऐसे हो जा रहा है। ठीक है, मामला पिक्चर भी देखिए। तो भ्रंशन क्या है, पहले फॉल्ट देखिए फिर फोल्ड पढ़ेंगे। देखिए भ्रंशन मतलब क्या होता है, फॉल्ट, यानी कि हलचलों में तलछट में खिंचाव या तनाव के बलों के कारण दरारें या भ्रंश पड़ जाती हैं। दरारें या तो भ्रंश पड़ जाती हैं। जैसे क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो हमारा धरातल है, नीचे से अगर कोई इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो कई जगहें क्या होती हैं, ये इस तरीके की उठ गई है ना, मान लीजिए दरार पड़ गई, यहाँ बीच में दरार पड़ गई। ठीक है, और ये पूरा जो ये था हिस्सा था, अब वहाँ क्या हुआ, जब दरार ये बीच में से पड़ी तो इधर वाला हिस्सा जो है साइड हो गया। ठीक है, और यहाँ वाला हिस्सा जो है ये इस तरीके का हो गया। बीच में क्या है, जो दरार पड़ी थी, इसको थोड़ा इधर होना चाहिए था, जो दरार पड़ी थी अब वो क्या हो जाएगा, बीच का हिस्सा खाली हो जाएगा। इससे नदी घाटियाँ वगैरह बन जाती हैं। ठीक है, पत्थर बीच में चटक गया, मान लीजिए एक पूरा चट्टान था, यहाँ पे पत्थर था, ये पूरा एक था, पहले ये समझ लीजिए ना, ये हटाइए बीच में से, तो नीचे से अगर इस पर असर पड़ता है तो कई बार ये चटक जाती हैं चीज़ें, या नीचे को धंस जाती हैं, गड्ढा सा हो जाता है। इमेजिन करके देखिए पूरा एक मान लीजिए इस तरीके का है। ठीक है, या पहाड़ वगैरह कैसा भी, ऐसा भी हो सकता है, या इस तरीके का भी है। तो वहाँ क्या हुआ, नीचे से जब असर पड़ता है तो क्या पता ये जो भूमि है, ये वाली जो भूमि है वो यहाँ जाके टकराएगी, ये जो असर पड़ा यहाँ पे वो ये वाला हिस्सा क्या पता नीचे भी गिरा दे, या दरार पड़ जाए, तो दरार धीरे धीरे चौड़ी होती जाएगी। एक तरफ आपका यानी कि जो ये था, अब ये एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर, जो बीच वाला हिस्सा खाली रह गया था उसी को हम भ्रंशन कह देंगे। यहाँ पे क्या है देखिए जरा, फॉल्ट पड़ गया, यानी कि जो बोला गया बलों के कारण दरार या भ्रंश पड़ जाते हैं। दो समानांतर भ्रंशों के बीच के भाग के स्थापन से भूभ्रंश घाटी, यानी कि एक इसके और इसके बीच का जो हिस्सा बना उसको क्या बोल दिया गया, उसको बोल दिया भूभ्रंश घाटी एवं उत्खंड आदि का निर्माण होता है। यानी कि यही क्या है, उत्खंड घाटी, जैसे देखा होगा आपने घाटियां बनी होती हैं, आपको एग्जाम्पल भी दिख ही रहा होगा, फोटो भी दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा जैसे पहाड़ वगैरह होते नहीं है, ऐसे पहाड़ है अगर, ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होती है, नीचे से अगर असर पड़ता है तो कई बार ये चटक सी जाती हैं, जमीनें भी चटक जाती है, पहाड़ तो चटक ही जाते हैं। चलो अगर ये हो गया तो ये बीच का हिस्सा जो खाली हो गया, अब ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ये वाला यहाँ से इस तरीके का हो जाएगा। बीच वाला हिस्से जो नीचे गया है, दब गया है या चटक गया है, खत्म होता गया, फिर वहाँ से नदियाँ बहना शुरू हो जाएंगी। आगे बस, और ये चीज़ हमें याद रखनी है, इसको हम बोलते हैं भ्रंशन। ठीक है, चित्र वगैरह आप लोग देखते रहिएगा, भ्रंशन किसे कहते हैं। ठीक है, अब आता है फोल्ड, वलन। वलन क्या होता है भाई, देखिए इन हलचलों में खिंचाव और संपीड़न, संपीड़न आपको दिख रहा होगा, संपीड़न का मतलब दो तरफ से, जब इधर से भी प्रेशर इधर से भी प्रेशर किसी जमीन पर पड़ता है तो वो बीच वाली जो भूमि है वो तो ऐसे ऐसे हो जाएगी ना, फोल्ड होने लगेगी। देखिए वही मैंने जो बताया था, मान लीजिए कपड़ा बिछाओ, इधर से भी कपड़े को ऐसे रगड़ दो, उधर से भी रगड़ो, बीच में क्या हो जाएगा, फूल जैसा बन जाएगा, वो होता है फोल्ड। इन हलचलों में खिंचाव और संपीड़न बल द्वारा जमे तलछट और वह अवसादों में मोड़ पड़ जाते हैं, यानी कि इन्हीं तलछट और अवसादों में मोड़ पड़ जाएगा, ये मुड़ गया। इनसे वलीन पर्वतों का निर्माण होता है। हिमालय पर्वत का निर्माण वलन के कारण ही हुआ है। हिमालय पर्वत का निर्माण जो है, आज ये हिमालय इस तरीके का है तो ये वलन के कारण ही हुआ। यहाँ की जमीनों के ऊपर खिंचाव पड़ा, यहाँ की जमीनों के ऊपर खिंचाव पड़ा, जब खिंचाव पड़ेगा तो बीच का हिस्सा इस तरीके का हो जाएगा, तो ऐसे भी बोलते हैं कि ये वलन के जो है हिसाब से हुआ है। ठीक है, चलिए तो ये तो हमने पढ़ लिया वलन और भ्रंशन किसे कहते हैं। ठीक है, आंसर महाराज जा चुके हैं। ठीक बा, देखिए जिन बच्चों को पीडीएफ भी चाहिए वो ग्रुप में मैसेज करके जो है पीडीएफ मांग सकते हैं। आप लोगों को अगर जो है, ये क्या हो गया, ठीक है, पीडीएफ वगैरह चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर दे रखा है मैंने, जाके उठाइए। और 1 रुपये भी नहीं लग रहा आप लोग का, याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे फ़ोन करके बोलते हैं सर पीडीएफ के पैसे लगेंगे, मैम क्यों लगेंगे, एक बात बताइए, है ना। चलिए ये चीज़ है। अब आ जाए जरा यहाँ, महत्वपूर्ण लिख दूंगा यहाँ,
इंपॉर्टेंट लिखेंगे और इधर से इसको लिख देंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है। वलन भ्रंशन तो इन सब के अंदर आ जाएगा, ठीक है। भूकंप वाला इसको हम यहाँ इंपॉर्टेंट लिखेंगे, इस वाले छठे वाले को, और इधर से ठीक है ये वाली ये भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है। क्षारीय और अम्लीय लावा क्या है ये भी अब जान लेंगे, ठीक है। देखिए आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हलचलें क्या हैं। तो ऊर्ध्वाधर के अंदर मैंने बताया था आपको महाद्वीप निर्माणकारी जो है क्रियाएं होती हैं, और जो क्षैतिज हलचलों में क्या होता है कि इसमें जो है जमीनें क्या होती है कई बार फोल्ड सी हो जाती है, जिसकी वजह से पर्वत वगैरह का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वलन और भ्रंशन किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, वलन और भ्रंशन क्या होता है। देखिए इसमें भ्रंशन का अर्थ हो गया फॉल्ट, और वलन मतलब फोल्ड, ठीक है। जो मैंने अभी बताया फोल्ड वो वाली बात हो रही है। तो भ्रंशन सबसे पहले आप लोग चार्ट देखिए क्या है कि हलचलों तलछट में खिंचाव एवं तनाव के बलों के कारण दरारें या भ्रंश पड़ जाती हैं। मैंने बताया था अभी आप लोग को कि भाई यहाँ पे क्या होता है कि जो ये मान लीजिए पहाड़ है, अब नीचे से जो है कोई चीज़ आती है, अब जैसे अब नीचे से जो है प्रेशर पड़ा इसमें, ठीक है। तो कई बार होता है उन चट्टानों में, पहाड़ों में या जो है ज़मीन पर दरार पड़ जाती है। अब जब दरार पड़ गई बीच में, ठीक है, इसमें जो है दरार पड़ जाती है, ये वाला हिस्सा खाली हो जाएगा। अब इधर का हिस्सा अलग और ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। तो बीच का जो है यही घाटियों का निर्माण करता है, इसी में नदियाँ ये सब बहना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। देखिए तो दोनों समानांतर भ्रंशों में, ये और ये दोनों समानांतर भ्रंशों के बीच के भाग के विस्थापन से भूभ्रंश, घाटी एवं जो है उत्खंड आदि का निर्माण होता है। यही घाटियां वगैरह जो है जमीन का हिस्सा, जो मान लीजिए पहाड़ आपके सामने दिख रहा हो, बीच में जब दरारें पड़ी हैं तो वहाँ क्या होता है गड्ढा हो जाता है, जमीन धंस जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है नए क्षेत्रों का इसमें निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो भ्रंशन समझ में आ गया। अब आता है इसी में वलन क्या होता है। तो वलन का अर्थ क्या होगा, देखिए जरा ध्यान सुनिएगा। वलन में आपको क्या बताना है कि इन हलचलों में खिंचाव एवं संपीड़न, पिक्चर भी देखिए, जब एक भूमि होती है, मान लीजिए एक जमीन है, जमीन को क्या करा इधर से और इधर से दोनों तरफ से जो है फोर्स लग रहा है, जमीन के अंदर जो है दोनों तरफ से फोर्स लगेगा। तो जो फोर्स लगेगा कुछ हिस्सा क्या होगा जब दबेगा, मान लीजिए एक चादर बिछा रखी है, इधर से उसको सरकाओ, इधर से सरकाओ, बीच में से ऐसे ऐसे हो जाएगा, उथल पुथल सा हो जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी बोल रहा है, ठीक है, जैसे इस तरीके का बता रखा है। देखिए इन हलचलों में खिंचाव एवं संपीड़न बल द्वारा जमे तलछट एवं अवसादों में मोड़ पड़ जाते हैं। जो भी तलछट और अवसाद पड़े थे उनको जब ढकेला गया इधर से, उसमें मोड़ पड़ गया, है ना। तो इससे विलीन पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे हिमालय पर्वत का निर्माण वलन के कारण ही हुआ है। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, वलन के कारण ही, दोनों तरफ से प्रेशर पड़ा और यहाँ क्या हो गया पर्वत जैसे निर्माण हो गए थे। आगे बात समझ में, चलिए अब देखते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आंसर में उड़ जाइए। अब आता है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी क्या है, उदाहरण देकर विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखियों के बारे में बताएं। तो ज्वालामुखी के बारे में बताना है इसके अंदर। देखिए ज्वालामुखी कितने प्रकार की होगी वो आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए ज्वालामुखी जो है भूपट्टी में वह छिद्र या द्वार होता है जिनके द्वारा शैल पदार्थ, सैलों के टुकड़े, राख, देखिए कई बार होता है पत्थर के टुकड़े भी निकल रहे हैं, उसमें से छोटे छोटे कण, राख भी निकलता है, जलवाष्प यानी कि गरम गरम पानी भी, धधकता हुआ पानी फेंकता है बाहर और अन्य गैस, गर्म गैस धीरे धीरे अथवा तेजी से भी उद्गार होती हैं। यानी कि कई बार चीजें जमीन से जो है गैसों के तौर पे नहीं चले जाओ, सूंघ लो, नाकी उड़ जाएगी, आप लोग गल जाएगी, टू ना टपक जाएगी एक जगह। ये पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक गर्म भागों, बताया था ना पृथ्वी का बिल्कुल बीच वाला हिस्सा क्या है, नीचे वाला हिस्सा क्रॉड, ठीक है। तो ये बिल्कुल गर्म धधकता हुआ जो है, चाहे पत्थर हो चाहे कोई वो, उसको पिघला देगा वो, ठीक है। ये पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक गर्म भागों से भूपृष्ठ पर फेंके जाते हैं। नीचे से इतना प्रेशर मार के फेंकता है ऊपर, धड़ाक से पूरा बौछार बौछार हो जाएगा। ये पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक गर्म भागों से भूपृष्ठ पर फेंके जाते हैं। इस प्रकार छिद्र यानी छिद्र या भूपृष्ठ पृथ्वी के उन भागों में पाए जाते हैं जहां शैल संस्तर अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं। जहां की जमीन कमजोर होती है वहां जमीन फट फट के क्या निकलने लग जाती है, ज्वालामुखी बन जाती है। आगे बस समझ में, तो ज्वालामुखी दिख ही रहा होगा अब किस तरीके का होता है। चलिए अब हम कुछ ज्वालामुखी के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या दे रखा है, पहली होती है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरी हो गई आपकी प्रसुस्त ज्वालामुखी, तीसरी हो गई आपकी विलुप्त ज्वालामुखी। तो तीनों के बारे में जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्या क्या जानना है इसमें। देखिए
क्या बोला जा रहा है, देखिए सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, तीनों पूछ लेता है एग्जाम के अंदर बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। देखिए तो सक्रिय यानी कि सक्रिय मतलब लाइव वॉल्केनो जो होता है, समय समय पर और जब देख रहे हैं उसको धधक रहा है, फट रहा है, धधक रहा है, फट रहा है, रुकता नहीं है। सक्रिय यानी जो रुकेगा नहीं, देखो यानी कि झुकेगा नहीं। तो इसने क्या बोला, सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी जिनमें समय समय पर उद्गार होते रहते हैं, यानी समय समय पर फटता रहेगा, बुड़ुम बड़ाम बुड़ुम सब होता रहेगा, ठीक है। अथवा वर्तमान में उद्गार हो रहे हैं, उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इस प्रकार के प्रमुख क्या बोला जा रहा है, इस प्रकार के कहाँ पे बोला, वर्तमान में उद्गार हो रहे हैं, उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इस प्रकार के प्रमुख ज्वालामुखी भूमध्य सागर, स्ट्रोम्बोली, देखिए आपको पिक्चर भी दिख ही रहा होगा सारा, स्ट्रोम्बोली इंडोनेशिया में, क्राकोटोवा और फिलीपींस में, मेयोन हवाई द्वीप समूह में, मोना लोआ, ये भारत में बैरन द्वीप, ये सब क्या है अलग अलग जगहों पे, ये सारी क्या है, ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं। लाइव वॉल्केनो है, धड़क 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 उड़ता रहता है हमेशा ऑल टाइम, रात को फट गया, दिन में फट गया, कभी फट जाएगा ये, ठीक है, इसका कोई भरोसा नहीं कब फट जाए। तो ये चीज है। दूसरा है प्रसुस्त, यानी कि आलसी है। आलसी कैसे, प्रसुस्त, सुस्त मान लीजिए। प्रसुस्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी है जिनमें वर्तमान काल में उद्गार नहीं हुए हैं, यानी बहुत सदियों पहले हुए थे, उसके बाद ये रुका पड़ा है, कब हो जाए ये भी नहीं पता होता। वास्तव में उन्हें सोए हुए ज्वालामुखी, यानी सो रहा है वो, कब उठ जाए पता नहीं, ठीक है। इटली का विशुवियस तथा दक्षिण अमेरिका का कोटोपैक्सी, देख याद रखिएगा, कोटोपैक्सी कहाँ का है, अमेरिका का प्रमुख प्रसुस्त ज्वालामुखी है। ये बहुत सदियों पहले जो है फटे थे, पर उसके बाद जो है सो गए, अब कब उठेंगे ये भी नहीं पता होता मैं, आगे बात समझ में। चलिए प्रसुस्त ज्वालामुखी। अब आता है तीसरा विलुप्त ज्वालामुखी। विलुप्त मतलब क्या होता है कि ऐसे ज्वालामुखी जिनमें ऐतिहासिक काल में उद्गार नहीं हुए, यानी बहुत लंबे टाइम से कभी मतलब इसमें होता ही नहीं है, इन्हें विलुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। म्यांमार में बर्मा यानी कि का माउंट पोपा तथा तंजानिया का की तंजानिया यानी कि अफ्रीका का एक भाग है। किलिमंजारो प्रमुख विलुप्त ज्वालामुखी हैं। किसी भी ज्वालामुखी को प्रसुस्त या विस्तृत ज्वालामुखी प्रकार में बांटना आसान नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे विसुवियस तथा क्राकोटोवा हजारों वर्षों तक विलुप्त रहने के बाद उनमें अचानक उद्गार होने लगे, वे सक्रिय ज्वालामुखी हो गए। तो ऐसा नहीं कह सकते कि जो मरा हुआ है बिल्कुल ही मर गया है, नहीं, उसमें कभी कभार हो भी जाता है, ठीक है। वैसे एक कोई इंसान है, अब उसको कभी गुस्सा नहीं आता मान लीजिए, लेकिन जब गुस्सा आएगा तो बड़ा भयंकर गुस्सा आता है, अरे समझ। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो इसको बोला जाता है। तो तीन प्रकार के ज्वालामुखी बताए, एक आपका सक्रिय, एक प्रसुस्त और एक विलुप्त। सक्रिय मतलब कभी भी फट जाएगा, हमेशा हलचल होती रहती है। प्रसुस्त मतलब जो सोया हुआ है कभी भी उठ सकता है, और विलुप्त यानी कि कभी जिसमें जो है उद्गार वगैरह नहीं हुआ। ज्वालामुखी लग रहा है लेकिन कभी भी उद्गार बहुत पहले हुआ था, पर उसके बारे में किसी को पता भी नहीं है, कब होगा कब नहीं होगा किसी को नहीं पता होता, ठीक है। चलिए तो उद्गार के बारे में बता दिया इसमें मैंने आप लोग को, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें कि दो तरीका यहां बता रखा है, क्या है देखिए, उद्गार की रीति के आधार पर ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी जो है उद्गार, जैसे ज्वालामुखी कैसे फटता है उसके दो तरीके बता रखे, कहां कहां से ज्वालामुखी निकल जाता है। देखिए जरा, एक तो मैंने बताया आप लोग को, जैसे ये है, अब यहाँ कोई ऐसे ज्वालामुखी होगा, ठीक है, अब मान लीजिए ऐसे होगा या थोड़ा चोंच वगैरह जैसे होगा। अब मान लो यहाँ पे हल्का सा छेद है, तो इधर का जो प्रेशर मारेगा धड़क धड़क से नीचे से आएगा, यहाँ पतला सा छेद होता है, ठीक है, उसी में से फुहारा की तरह ज्वालामुखी निकलना शुरू हो जाएगा। आगे बात समझ में, इसी में से गिरेगा नीचे जाएगा, है ना, तो यही पत्थर चट्टान वगैरह बनता है सब, ये चीज हमने जान लिया था। पर कुछ ऐसा होता है कि जमीन है, नीचे से उसके एक केंद्र क्रॉड से ही जो है इस तरीके का दरार बनता हुआ है, धीरे धीरे करते करते यहाँ एक छिद्र बनाया, अब छिद्र से ही क्या निकलना लग गया, धीरे धीरे ज्वालामुखी फेंक देगा, वो धड़क धड़क से फेंकेगा, अब वही जमता जाएगा, तो इस तरीके से पर्वत का रूप लेता जाएगा धीरे धीरे, ये फिर बीच में जगह बनेगी, ऐसे होता जाता है कई जगह पे। अरे बस में देखिए, तो केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी, एक होता है केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी, कहीं ये वाला पहले बता दूं, तो बीच में छेद होता है तो वहीं से फेंकता है। जब किसी ज्वालामुखी के उद्भेदन एक छिद्र या द्वार से होता है तब उसे केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी कहते हैं। केंद्रीय उद्भेदन मतलब छेद से निकल रहा है लावा, ठीक है। और बोल रखा है इस प्रकार के ज्वालामुखी विभिन्न प्रकार के जो है गुंबदकार अथवा शंक्वाकार पहाड़ियों का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने बताया ना, छेद से निकला है तो धीरे धीरे फैलता जाएगा, पहले फैलता जाएगा, धड़ाक धड़ाक से गिरता जाएगा, ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे बनते 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 जो है एक पर्वत, और फिर क्षेत्र जो है ऊपर चला जाएगा,
ये चीज़ें होती रहती है। पर अब क्या है, दूसरा है दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी। कभी कभी भूकंपों या भ्रंशन से भूपृष्ठ पर गहरी और लंबी दरारें पड़ जाती है। बोला नहीं मैंने, जमीन से ही बहुत लंबी दरारें पड़ जाएंगी, जमीन से ही दरारें पड़ेंगी। अब ये दरारें क्या हो जाती हैं कि ठीक है, देखिए दरारों के माध्यम से क्या होगा, कभी कभी भूकंपों या भ्रंशन से भूपृष्ठ पर गहरी और लंबी दरारें पड़ जाती है। मैग्मा इन दरारों से धीरे धीरे जो है बाहर की ओर निकलने लगता है। मैग्मा यानी जो नीचे धधकता हुआ जो आ रहा है लावा बाद में जिसे हम बोलते हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है, इसमें से क्या बोल सकते हैं, इसको हटाओ, यहाँ से जो है दरारें पड़ेंगी धीरे धीरे, तो इसमें से क्या होगा, लावा या मैग्मा निकलने लग जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गारों से लावा की मोटी मोटी परतें जमा हो जाती हैं। मोटा मोटा परत जमा होगा, धड़ाक धड़ाक से गिरेगा, इतना मोटा मोटा परत होगा, बिल्कुल डार्क। ठीक है, और लावा की मोटी मोटी परतें जमा हो जाती है। इससे लावा पठार तथा लावा शील्ड का भी निर्माण होता है। भारत में दक्कन का पठार इस प्रकार के उद्गार का एक उदाहरण है। भारत का जो दक्कन का हिस्सा है वो इसी वजह से बना है कि भाई जब ये दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई पूरा देखो काला हो गया है ना, मान लीजिए कोई जमीन के नीचे से जो है दरार ऐसे जमीन के नीचे से बनती हुई आई और यहाँ जो छिद्र हुआ था उससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो है दरार के माध्यम से हुआ है। अब ये धीरे धीरे जो फैलता जाएगा, ऐसे मोटी मोटी परत बनती जाएगी, फिर इसमें से फेंका ऐसे मोटी मोटी परत। तो कुछ होता है आपका बोल रखा है इसमें दरार द्वारा और कुछ होता है छिद्र द्वारा। छिद्र द्वारा ऐसे होता है, नीचे से आएगी, छिद्र से जो है बाहर निकलेगा लावा, तो इससे धीरे धीरे क्या बन जाएगा, वहाँ एक मोटी परत जमा हो जाएगी और पठार का निर्माण कर देगा। ये किसका निर्माण कर देगा, पठार, और ये गुंबद का निर्माण कर देगा। ठीक है, चलिए अब आ जाता है नेक्स्ट, इसमें इसी में बोल रखा है क्षारीय लावा के ज्वालामुखी तथा अम्लीय लावा ज्वालामुखी। दो तरीका पूछ लेता है। देखिए इसी के अंदर मैं आप लोग को बता रहा हूँ क्षारीय लावा और देखिए क्षारीय और अम्लीय। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक नया क्वेश्चन बनेगा, पढ़ाऊंगा नहीं, सेम ही होगा, चार्ट के माध्यम से दिखा दूंगा। ठीक है, आपको वो आंसर भी दे देना है, अगर अच्छा लगे तो ये आंसर भी दे सकते हो। ठीक है, देखिए क्षारीय लावा का ज्वालामुखी क्या होता है, तो क्षारीय लावा में धातुत्व खनिज है ना, जो धातु टाइप के हैं वो मिले हुए सारा फेंकेगा एक बार में, धड़ मोटा होगा, तथा उनका पिघलन बिंदु नीचा होता है और क्षारीय लावा अधिक तरल होता है। देखिए क्षारीय लावा की बात करें तो तरल पदार्थ काफी होगा। इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गारों में लावा दूर दूर तक तथा शीघ्र तथा तेजी से फैल जाते हैं। इसमें लावा की पतली परतें विस्तृत क्षेत्र में जमा हो जाती है। यानी कि जो क्षारीय लावा होगा ना, यानी जो क्षारीय लावा होता है वो काफी पतला होगा, बिल्कुल पानी जैसा, उतना भी पानी नहीं, पानी जैसा होगा, जो ज्यादा दूर दूर तक। अब देखिए जरा, एक जगह मैं कोई बिल्कुल गाढ़ा पदार्थ फेंकता हूँ वो ज्यादा दूर जाएगा, या पानी टाइप का पदार्थ फेंकूँ वो ज्यादा दूर जाएगा, पानी वाला जाएगा। तो ये बहुत तेजी से अलग अलग जगहों पे फैल जाता है। इससे लावा की पतली परतें विस्तृत क्षेत्र में जमा हो जाती हैं। इस प्रकार के उद्गारों में से शील्डों तथा लावा गुंबद का निर्माण होता है। प्रशांत महासागर में आपको दिख रहा होगा हवाई द्वीप समूह में स्थित शील्ड ज्वालामुखी इस प्रकार का ज्वालामुखी है। यानी कि कुछ ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो क्षारीय लावा फेंकते हैं। क्षारीय लावा मतलब क्या हो गया कि बिल्कुल पतली पतली जो है लावा पानी जैसा उसमें से निकलता जाएगा, धीरे धीरे ये गुंबद का निर्माण करते चले जाएंगे। आगे बात समझ में। पर एक होता है अम्लीय लावा। अम्लीय लावा क्या होता है, दोनों में अंतर समझना, सामने दे रखा है क्षारीय लावा बिल्कुल पतला होगा पानी जैसा, पर इसमें धातुओं की मात्रा जो है काफी अधिक होती है, धातुत्व खनिजों की मात्रा अधिक होती है। अम्लीय लावा क्या होता है, देखिए क्षारीय लावा के विपरीत अम्लीय लावा में जो है सिलिका की मात्रा अधिक होती है। सिलिका देखिए आप लोग, इसका पिघलन बिंदु अपेक्षाकृत ऊंचा होता है, अतः यह अत्यधिक गाढ़ा होता है। तो क्षारीय लावा बहुत पतला होगा, अम्लीय लावा बहुत ज्यादा डार्क होगा, जैसे दही वही नहीं होते डार्क वैसी, तथा शीघ्र ही जम जाता है। वो वाला ज्यादा नहीं जमता जल्दी, क्षारीय लावा ज्यादा जल्दी नहीं जमेगा, पर अम्लीय लावा बहुत जल्दी जम जाएगा क्योंकि गाढ़ा होता है और शीघ्र ही जम जाता है। यही कारण है कि अम्लीय लावा ज्वालामुखी सामान्यतः ऊंची भू आकृतियों का निर्माण करते हैं, और इन भू आकृतियों का यानी जो अम्लीय लावा है ना, ये बहुत जल्दी भूमि बना लेती है। गाढ़ा होगा, सूखेगा उतनी जल्दी और जल्दी जमीन बना लेगा। इन भू आकृतियों के ढाल तीव्र होते हैं, यानी तेजी से जो है इसमें ढाल भी पड़ता है। अम्लीय लावा शंकु के ढाल क्षारीय लावा शील्डों से अधिक तीव्र होते हैं। यानी कि क्षार से तेजी से, क्षारीय लावा से जल्दी कौन जमेगा, अम्लीय लावा, क्योंकि ये डार्क होता है और ये पतला होता है, इसमें ज्यादा सिलिका की मात्रा होती है। ठीक है, चलिए
बाकी एक क्वेश्चन जो है मैंने आपको ये बताया था कि क्षारीय तथा अम्लीय लावा एवं उनके द्वारा निर्मित भू आकृतियों में अंतर बताएं। तो क्षारीय और अम्लीय लावा का आप लोग ये देख लीजिए, चार्ट है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बता रखा है, इसलिए मैंने आपको दे दिया था। हालांकि इसी में कवर हो गया ये वाला इसी में कवर हो गया, पर कोई दिक्कत नहीं, मैंने बता दिया आपको। देखिए एक बार पढ़ के भी मैं इजीली बता देता हूँ। देखिए चार्ट है सामने। अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, और पहले ये बता रहा हूँ, ठीक है, ये वाला देखिए, अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है तथा इसका पिघलन बिंदु अपेक्षाकृत ऊंचा होता है, यानी कि बहुत जल्दी जम जाता है ये। उसके बाद क्या है, क्षारीय लावा में धातुत्व खनिज का अनुपात अधिक होता है, धातुओं की मात्रा अधिक होती है तथा इसका पिघलन बिंदु काफी नीचे होता है, यानी कि बहुत टाइम बाद जमता है ये। अम्लीय लावा क्या है, यह अत्यधिक गाढ़ा होता है, और वो क्या है, अत्यधिक तरल होता है। ये जल्दी जम जाता है, वो जल्दी नहीं जमता, देर से जमता है। कौन सा, क्षारीय लावा बहुत लेट से जमता, पतला होता है क्योंकि। अम्लीय लावा उद्गार वाले ज्वालामुखी ऊंची आकृतियों का निर्माण करते हैं, और इसका क्या होता है, क्षारीय लावा में इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गारों में लावा दूर दूर तक तथा शीघ्र फैल जाता है, और इससे शील्ड तथा लावा गुंबदों का निर्माण होता है, यानी लावा पे लावा चढ़ने लग जाता है धीरे धीरे। इसकी प्रक्रिया धीरे होती है, पर वो जो ये वाला है वो जल्दी पिघल, मतलब जल्दी जो है जम जाएगा, ठीक है। तो ये अंतर आप लोग को बढ़िया तरीके से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका भूकंप। भूकंप क्यों आते हैं, ध्यान सुनिएगा, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। देखिए भूकंप आने के निम्नलिखित जो है कुछ प्रभाव बताने हैं। देखिए भूकंप आने के निम्नलिखित कारण हैं, जैसे भूकंप का मुख्य कारण है शैल संस्तरों का खिसकना तथा वलन और भ्रंशन है, यानी कि वलन और भ्रंशन के कारण भी, याद रखिएगा, आपको ये याद रखना है दोनों। क्या बोला जा रहा है, भूकंप का मुख्य कारण शैल संस्तरों का खिसकना तथा वलन और भ्रंशन। मान लीजिए जमीन के अंदर हलचलें हुई हैं, जमीन के अंदर हलचल हुई, वो हलचल ऊपर तक आके जमीन से टकराती है, बुड़ुम, जमीन से टकराएगी तो जमीन में कंपन आएगी। कई बार क्या होता है, जमीन इधर से खिसकती, इधर से खिसकती, संपीड़न जिसे बताया था, दोनों फोल्ड होती हैं। तो जब पर्वतों का निर्माण होता है तो कई बार जमीनें भी हिलती हैं वहाँ, ठीक है। देखिए तो जमीन भ्रंशन और वलन की वजह से भी जो है, या संस्तरों का खिसकने की वजह, पत्थर खिसक गया, इसकी वजह से भी आता है। दूसरा है ज्वालामुखी के भयंकर उद्भेदन से ठोस शैलों पर अत्यधिक दाव पड़ता है, इससे भूपृष्ठ पर कंपन पैदा होती है। कई बार ज्वालामुखी जो है बहुत तेजी से फटता है, और जब फटेगा तो गिरेगा, और उसमें फटने पर क्या होता है, नीचे बहुत ज़्यादा विस्फोटक चीज़ें होती हैं, और विस्फोट होता है तो उससे कंपन पैदा होती है, तो कई बार भूकंप भी आते हैं। जैसे जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है, और उस एरिया में बहुत बड़ा ज्वालामुखी, पूरे ज्वालामुखी का रिंग आप उससे देखोगे आप, मतलब जो है सैटेलाइट वगैरह से दिखाया जाता है जब मैप, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें जब ज्वालामुखी देखोगे ना, एक रिंग टाइप का ज्वालामुखी बन के निकलेगा उधर, ये जापान के तरफ पड़ेगा, है ना। तो इससे क्या होता है कि यहाँ वहाँ जापान का इलाका देखा होगा आपने, कई बार उसमें भूकंप भी आते हैं, बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं। चलिए हल्के या सीमित प्रभाव वाले भूकंप के आने की कारण भूस्खलन होता है। देखिए भूस्खलन क्या होगा, भूस्खलन क्या होता है, जैसे पहाड़ी इलाके खिसक गए नीचे, ऊपर से बहुत ज़्यादा मिट्टी चट्टान वगैरह सारे नीचे गिर रही हैं, धड़ धड़, इसे भूस्खलन बोलते हैं। जमीन नहीं खिसक जाती कई जगहों पर ऊंची ऊंची, तो ये चीज़ें, जब ये सारी चीज़ें होंगी तो यहाँ पे भूकंप का भी खतरा धीरे बनता रहेगा। आगे बात समझ में, ये चीज़ हमें याद रख लेना, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद है भूकंपों से पृथ्वी के धरातल पर पड़ने वाले प्रभावों की सूची बनाइए। आखिरकार भूकंप से पृथ्वी पर क्या क्या जो है प्रभाव पड़ते हैं, आप लोग देखिएगा। देखिए भूकंपों से पृथ्वी के धरातल पर पड़ने वाले प्रभावों की सूची। भूकंप से भूस्खलन, नदियों के मार्ग का रुक जाना तथा बाढ़ के आने की घटनाएं घटित होती हैं। यानी कि जब भूकंप आता है तो कई बार नदियां जैसे नीचे से, अब नीचे ही तो कंपन होती है, भूकंप ऊपर से तो नहीं गिरता है, नीचे से भूकंप आएगा, अब ये जमीन पर टकराएगा, तो इससे क्या होगा, कई बार ये हिस्सा उठ जाएगा और नदियों का मार्ग जो है यहाँ से होते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। ऐसा भी होता है कई बार। तो ये बोला जा रहा है घाटियों का भी निर्माण हो जाता है कई बार। मान लीजिए भूकंप आया, ठीक है, ये है जमीन, अब भूकंप आता है, नीचे से भूकंप आया, धड़ 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 धड़, यहाँ से इसका हिस्सा पड़ा यहाँ पे, और यहाँ कंपन पैदा हुई, कंपन पैदा होगी तो कुछ जमीनें ऐसी होती हैं जहाँ वो नीचे की तरफ गिर जाती हैं, या वो एरिया खाली हो जाता है। मान लीजिए गड्ढा हो गया यहाँ पे, भूकंप से ही तो जमीनें फटती हैं, जमीन फट गई यहाँ पे, अब हुआ क्या, ये हिस्सा जो है यहाँ तक खाली हो गया, ये पूरा हिस्सा जो है अब ये खाली हो जाएगा, तो यहाँ का हिस्सा जो ये और ये, अब यहाँ पानी भरने लगेगा धीरे धीरे, तो यहीं जो है घाटियों का निर्माण भी धीरे धीरे होने लग जाता है। आगे बात समझ में, ये चीज़ हमें याद रखनी है। देखिए कभी कभी भूमि धंस जाती है जैसे कि मैंने बताया, और इसमें झीलों का निर्माण
हो जाता है, ऐसी झीलों का निर्माण होता है। ठीक है, जब जमीन धंस जाएगी तो वहाँ गड्ढा हो जाएगा, पानी भरने लगेगा। सिंपल, इमेजिनेशन करिए और सारे चित्र भी देखते रहिए। भूकंप के कारण दरार रेखा के सेल संस्तर ऊपर नीचे अथवा क्षैतिज दिशा में खिसक जाते हैं। कभी कभी इनमें आग भी लग जाती है तथा ये भूकंप अत्यधिक विनाशकारी हो जाता है। मान लीजिए जमीन, हमारे तार वगैरह हर तरफ बिछा रहता है और कई जगह बिजली के तार भी होते हैं और ट्रांसफार्मर भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अगर वो धंसता है, कई जगह चिपक सी जाती है, तार टूट जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो उससे आग लगने का भी काफ़ी ज़्यादा खतरा पैदा हो जाता है। भूकंप के आने से मकान तथा पुल टूट जाते हैं और परिवहन संचार प्रणाली ध्वस्त हो जाती है, यानी कि आना जाना, ट्रैफिक वगैरह सब कुछ खत्म हो जाता है, बड़ी दिक्कत आ जाती है फिर तो। आगे बात समझ में बात? ठीक बात, चलिए आंसर में आज उड़ जाइए। अब आ जाएगा हमारा इसमें नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए हलचलें, देखिए इतने सारे क्वेश्चन करवाए हैं, ये एक ही क्वेश्चन में कवर करवा देंगे इसमें। ठीक है, देखिए काफी बड़ा क्वेश्चन होगा। हलचलें कितने प्रकार की होती हैं और व्याख्या कीजिए। हलचलें कितने प्रकार की होती है, देखिए अब ये सारा इसी में आ जाएगा, ध्यान सुनिएगा। देखिए सबसे पहले बता रहा है दो चीजें, मंद हलचलें और आकस्मिक हलचलें क्या होती हैं। देखिए तो इसमें बोला जा रहा है पृथ्वी की हलचलों को समय के आधार पर दो वर्गों में बांट रखा है, एक मंद हलचलें, एक आकस्मिक हलचलें। मंद यानी बिल्कुल मंद मंद, धीरे 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 धीरे, ये चीज होती हैं। तो अब देखिए क्या होता है, मंद हलचलें क्या है, तो भूपट्टी जिसपे हम रह रहे हैं, देखिए जरा क्या है एग्जाम्पल, मतलब सॉरी आंसर आप लोग देखिए। तो भूपट्टी पर कुछ परिवर्तन इतने क्रमिक और मंद होते हैं, मंद मतलब धीरे धीरे, हौले हौले हो जाएगा प्यार बलिए, है ना। देखिए कि उनमें परिवर्तन सैकड़ों और हजारों वर्षों के बाद देखने को मिलता है ना। जैसे देखिए अब हुआ क्या कि इसमें परिवर्तन हुआ और परिवर्तन हमें 1000 साल बाद देखने को मिलता है, हम तो रहेंगे नहीं, आने वाली पीढ़ी देखती है। ऐसी हलचलें जिनका समय मानव जीवन से भी अधिक लंबा होता है मंद हलचलें कहलाती हैं। बहुत लंबे टाइम पहले हुई थी कुछ हलचलें, वो जो अब नजर आती हैं। ठीक है, ये हलचलें भूपट्टी पर ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज के रूप में आती हैं, यानी दोनों मिक्स हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हलचलें। इसमें आपका या तो पठार बना देगा, या तो पहाड़ी बना देगा, या तो महाद्वीप का निर्माण हो जाएगा इन हलचलों से। मंद मंद हलचलें बहुत लंबे समय से होती रहती चली आती है ना, अचानक नहीं होता। अचानक होती तो आकस्मिक होती। मंद मंद हलचलें धीरे धीरे हलचलें होती है पर विनाशकारी भी होती है। ऊर्ध्वाधर हलचलें भूपट्टी से घसाव या उभार पैदा करती है, या तो धसाव या उभार। जो ऊर्ध्वाधर हलचलें होती हैं वो क्या कर देती हैं, या तो जमीन फाड़ के कुछ चीजें निकल जाती हैं, या तो जमीन धस जाती है, समझना। भारत के कठियावाड़ तट पर उठे हुए समुद्री तटों में पाए गए समुद्री जीवों के अवशेषों से यह स्पष्ट होता है कि यह तट कभी समुद्र जल के नीचे था। कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए समुद्र के नीचे कोई चीज धरती है, वही धरती नीचे से उठी है और ऊपर चढ़ गई, तो यही पठार बन जाएगी, समुद्र यहाँ पठार वहाँ, क्यों। देखिए उसके बाद क्या है, तट कभी समुद्र जल के नीचे था। इसी प्रकार के उठे हुए समुद्री तट भारत के पूर्वी तट के साथ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में भी पाए जाते हैं। ये तट समुद्री जल स्तर से 15 से 30 मीटर तक ऊंचे उठे होते हैं। पता नहीं पठार, मान लीजिए समुद्र है, समुद्र क्या हम बराबर पे रहते हैं क्या, नहीं, बराबर पे रहते हैं तो पानी नहीं आ जाता, हम काफी ऊंचाई वाले स्थान पर रहते हैं। मान लीजिए ऐसे है और वहां समुद्र है इधर वाले एरिया में, और हम पठार पे रहते हैं, तो वही हिस्सा वाला बता रहे हैं 15 से 30 मीटर ऊंचा होता है, जब भी पानी नहीं चढ़ता है। जैसे समुद्र वन के डेल्टा में पीट व लिग्नाइट संस्तरों की उपस्थिति, तमिलनाडु के तिरुनलवेली में तथा मुंबई द्वीप के पूर्वी तट वनों का समुद्र में डूब जाना। यानी कई बार ऐसा होता है कि कुछ मंद मंद हलचलें होती हैं, धीरे धीरे होती हैं, वो जमीनी हिस्सा खिसकता रहता है, नीचे से खोखला अचानक से ढह जाता है धुड़ुम। तो कई बार समुद्र के नीचे भी हिस्सा चला जाता है, उससे पानी और ज्यादा बढ़ जाएगा, समुद्र का एरिया बढ़ जाएगा। कई बार होता है समुद्र के नीचे की ही धरती ऊपर उठ जाती है ना, होता है, बहुत सारी चीजें होती है भाई पृथ्वी पर। ठीक है, तो ये मंद मंद होता है, लेकिन धीरे धीरे, अचानक से नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे होता रहेगा। ठीक है, पर कुछ चीजें होती है आकस्मिक होती हैं। इसमें क्या होती है, आकस्मिक। जैसे आकस्मिक हलचलें मंद हलचलों के विपरीत होती हैं, यानी तेजी से होती हैं। कुछ हलचलें ऐसी होती हैं जो भूपट्टी में शीघ्र परिवर्तन ला देती हैं। ज्वालामुखी तथा भूकंप ऐसी हलचलों के उदाहरण है। ज्वालामुखी तथा ये अचानक होती है ना, ये देखिए भूकंप भी अचानक आता है, ज्वालामुखी भी अचानक फटती है। तो इन दोनों घटनाओं द्वारा परिवर्तन इतने आकस्मिक होते हैं कि नदियों के मार्ग बदल जाते हैं तथा लावा के बहने एवं जमने से पर्वत उठे और भूभाग व पठारों का निर्माण भी हो जाता है। कई बार ज्वालामुखी फटता है तो उससे बहुत सारा हिस्सा
बन जाता है, क्योंकि मैंने बताया था ज्वालामुखी फटने के बाद ही जो है अलग अलग चीज़ें बनती हैं। पत्थर आग्नेय शैल होता है पहले, फिर जो है उसके बाद अलग अलग जो है चीज़ें इसमें बनती रहती हैं। ठीक है, इन हलचलों के परिणाम स्वरूप पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन भी होते रहते हैं, यानी कई बार भूकंप आता है तो उससे पहाड़ वगैरह कट के गिरने लग जाते हैं, भूस्खलन हो जाता है। बहुत सारे आकस्मिक हलचलें और कुछ मंद हलचलें। ठीक है, तो देखिए मंद हलचलों को पृथ्वी के धरातल के किसी भाग के ऊपर उठने या धंसने, देखिए मंद हलचलों में क्या था कि या तो धंस जाएगा जमीन का हिस्सा या तो उठ जाएगा तो भाई वो पहाड़ का निर्माण कर देगा, धंस जाएगा तो घाटी या झील का निर्माण कर देगा। दिमाग लगाइए। आधार पर पुनः ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज हलचलों में विभाजित किया जा सकता है। तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हलचलें मैं आपको ऑलरेडी बता चाहिए, ऑटोमेटिक कैसे बता दूंगा, ऑलरेडी बता दिया है, ये आप लोग समझिएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इसमें संपीड़न बल और तनाव बल क्या होता है। देखिए हम जो है क्षैतिज हलचलों में दो चीजें पढ़ते हैं, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। क्षैतिज हलचलों में हम दो चीजों का यहाँ पढ़ते हैं। देखिए इसमें जैसे क्या बताया था मैंने, महाद्वीपों का निर्माण होता है। इनमें क्या होता है, इनमें जो है पर्वत चट्टानों का निर्माण हो जाता है। महाद्वीप जिसमें बहुत बड़े बड़े देश रहते हैं, जिसपे है ना, जैसे हमारा भारत देश एशिया में पड़ता है, तो ये चीज इसमें महाद्वीपों का निर्माण होता है, इसमें क्या है पहाड़ों चट्टानों का निर्माण हो जाता है। जैसे तो क्षैतिज हलचलों में क्या है, क्षैतिज हलचलों में देखिए जरा, संपीड़न बल तथा तनाव, इसमें दो चीजें आ जाती हैं। देखिए संपीड़न बल वे हैं जो शैल संस्तरों में, देखिए पिक्चर ही आप लोग के सामने समझ में आ जाए, जब जमीन दोनों तरफ से खींची जा रही है ना, इधर से भी ढकेला जा रहा है उधर से भी ढकेला जा रहा है, तो वो अचानक से फोल्ड हो जाएगी। देखिए कैसे, तो इसमें बोला जा रहा है कि जैसे एक कपड़े का एग्जाम्पल भी दे रखा है, आप लोग इसको पढ़िए प्लीज, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक होगा नहीं काम। बहुत से बच्चे क्या है रोक रोक के वीडियो को नोट्स बना रहे हैं, भेज रहे हैं मेरे पास, इतना अच्छा लगता है देख देख के ना, मेहनत करने का और मन करता है तब। आ रही है समझ में, ये चीज याद रखिएगा। देखिए इस कपड़े को अपने दोनों हाथों से उनके बीच की ओर ढकेलो और तो पता चलेगा, उससे क्या होगा, वलन की प्रक्रिया सामने आएगी। एग्जाम्पल भी आप लोग को दिख ही रहा होगा। आप देखिए एक छोटी चीज बता देता हूं, इसमें आपको वलन कहते हैं, और ऊपर की ओर उठे हुए मोड़ को अपनति तथा नीचे की ओर जो है और पड़े हुए मोड़ को अभिनति कहते हैं। आप पिक्चर देखिए, पहले पिक्चर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो उठा हुआ है ऊपर, मान लो कि एक इधर से दबाव पड़ा, इसने इधर से ढकेला, इसने इधर से ढकेला, और बीच के हिस्से ऐसे ऐसे हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो नीचे वाला हिस्सा है वो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा अभिनति। ये क्या है, अभिनति है, नीचे वाला हिस्सा अभिनति, और ये जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है वो क्या होगा, अपनति। अपनति, दोनों में अंतर पूछ लेगा तो बता सकते हो। ठीक है ना, ये चीज याद रखिए, संकुचित भूपट्टी, यानी कि दोनों एक दूसरे की तरफ, ये हो गया। ठीक है, संपीड़न में क्या है, ढकेला जा रहा है, और जब ढकेल के क्या हो जाएगा, ये दब सी जाएगी, भिचभिची हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये पर्वत निर्माणकारी हलचलें भी इनको बोलते हैं। इसमें पर्वत का निर्माण हो जाएगा, इसमें महाद्वीपों का निर्माण हो जाएगा। ठीक बा, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट, इसमें आज चश्मा नहीं पहना ना, थोड़ी दिक्कत हो गई, मैं तो भूल ही गया था, तभी सोचो क्यों आंखें फड़फड़ा रही हैं। देखिए उसके बाद क्या होता है, इसमें थोड़ी सी चीज़ें और दे रखी हैं, बाकी मैंने आपको भ्रंशन वगैरह तो बता ही दिया है। देखिए मैं क्या बता रखा है, तनाव बल क्या होता है, तनाव, टेंशन, यानी कि तनाव बल तब पैदा होता है, ये तो मैंने आपको जो है बताया इसके अंदर कि संपीड़न बल किसे कहते हैं, जब संपीड़न होता है ना, इसी को संपीड़न कहते हैं, जब दोनों तरफ से आता है। देखिए तनाव बल तब पैदा होता है जब शक्तियां दो विपरीत दिशाओं में धरातल के समानांतर कार्य करती हैं, अर्थात जब शक्तियां किसी दिए गए बिंदु या तल के दोनों ओर कार्य करती हैं, जो शैल संस्तरों यानी परतों में दरार पड़ जाती है और ये या वे टूट जाती हैं। अब क्या होता है, फलस्वरूप दरारें या भ्रंश पैदा हो जाते हैं। पिक्चर भी आप लोग देखते रहिए, जब दो दरारों के बीच के शैल ऊपर अथवा नीचे की ओर विस्थापित हो जाते हैं तो उसे भ्रंशन कहते हैं। मान लीजिए चित्र भी आप लोग देख ही रहे होंगे, ये जो काला वाला हिस्सा आप लोग को दिख रहा होगा, मान लीजिए ये है, अब एक हिस्सा बोल सकते हैं। अब यहाँ मान लीजिए ये वाला हिस्सा है, इसमें एक वो पड़ा हुआ है, ये क्या था, ये जो है इसमें दरार, वो कह सकते हैं दरार। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, जो है दरार। अब ये क्या है, अचानक से ये हिस्सा टूट जाए, ये हिस्सा टूट जाए, अब ये तो नीचे सरक आएगा, तो जब नीचे आ जाएगा तो यही वाली चीज़ें हैं, ये वाली जो चीज़ है ये खत्म हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ से खत्म, ये आ जाएगी नीचे, क्योंकि ये सरक गया, ये वाला हिस्सा नीचे आ गया, और ये यहाँ से हट के
यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। ये ऐसे सरक जाएगा, अरे ये समझ, ये नीचे चला जाएगा, नीचे धरती के नीचे चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, जो लाइन थी ये तो नीचे चली गई ना, तो वही बोल रखा है, इसी को भ्रंशन कहते हैं। जिस रेखा के साथ टूटे हुए सेल संस्तर विस्थापित हो जाते हैं, ये रेखा थी पहले बराबर थी और पर ये नीचे चली गई, चित्र भी आप लोग को दिख ही रहे होंगे, तो उसे क्या कहते हैं, इसे खिसकते हैं अथवा खिसकते हैं, उसे भ्रंश रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भ्रंश रेखा, जहां से ये टूटा है, ठीक है। और जो ऊपर वाला भाग था इसको उपेक्षित भाग बोलते हैं, उत्क्षेपित भाग, और नीचे वाला जो है उसको बोला जाता है अधक्षेपित भाग, ठीक है। ये चीज है, और बीच के हिस्से को जहां ये टूटा है, चटका दरार आई थी, उसको तनाव बोलते हैं, वहीं आपको तनाव पड़ा था, ठीक है। और बाकी भ्रंशन, ये पूरी को भ्रंशन बोल दिया गया। संपीड़न की शक्तियों के कारण तनाव की शक्तियां सक्रिय होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है, संपीड़न दबाव से भी चट्टानें एक दूसरे टूट जाती है। इस प्रकार भ्रंशों का निर्माण मोड़ों के बनने की प्रक्रिया के साथ होता है। इसका तात्पर्य यह है कि वलन की प्रक्रिया से सेलों की परतों में भ्रंश निर्मित होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब ये मुड़ाव पड़ते हैं ना, जब दोनों तरफ से दबता है, तो कई बार चट्टानें जब दबेंगे टूट भी जाती हैं, तो टूट के नीचे भी खिसक जाती हैं। आगे बात समझ में, ये चीज़ ये याद रखें, उठेगा नहीं इसमें, नीचे हो जाएगा बल्कि टूट के एक हिस्सा दोनों का। तो बाकी ये आपको याद रखना। इसी में कुछ दरार घाटी के बारे में मैंने बता दिया था आप लोगों को। दरार घाटी आपको मैंने ये बताई थी कि जब नीचे से जो है प्रभाव पड़ता है या भूकंप आया कुछ भी हुआ, जब ये यहाँ टकराता है तो कई चीज़ें जो होती है, ज़मीनी हिस्सा नीचे की तरफ चला जाता है। ये हिस्सा क्या होगा, इसका नीचे की तरफ चला जाएगा। अब होगा क्या, इधर वाला हिस्सा अलग, इधर वाला हिस्सा अलग, और बीच वाला जो है यहाँ नदी घाटी का निर्माण हो जाता है। उसको बोला जाता है दरार घाटी तथा खंड पर्वत। ये चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको लिखा हुआ दिखा दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा आप लोग को कि भाई देखिए, पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दोगे तभी सारी चीज़ समझ में आएंगी आप लोग को बढ़िया तरीके से। आ रही बात समझ में। चित्र में आप लोग को दिखा देता हूँ, सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से बता देता हूँ। और आज वाली वीडियो बनाने में तो बड़ी ज़्यादा दिक्कत हुई मेरे को, क्योंकि देखिए अभी तो हम लोग वो नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा बड़ा सेटअप बना के पढ़ा रहे हो या ये कर रहे हो। कई बार तो वीडियो बीच बीच में रुक जाती है, जाके ठीक करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आप लोग इन चीज़ों को समझें, ठीक है। आपने देखा भी होगा बीच में कई वीडियोस कट हुई हैं ये, ठीक है। तो आप लोग क्या करें कि सपोर्ट करें, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वीडियो एडिट करना पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो जब तक सपोर्ट नहीं करोगे तब तक फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, एक बात बताइए, है ना। तो आगे बढ़ना है, लोगों बहुत सारे बच्चों तक वीडियो पहुंचनी चाहिए। आप लोग शेयर भी करें, अगर सच में प्यार करते हैं ना 7 क्लास से, तो प्लीज़ उसको शेयर करो। आने वाली वीडियोस और अच्छी मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। तो बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, इसी तरीके से 7 क्लास को आप अपने साथ आगे लेकर चलते रहें। सब लोग पढ़ेंगे, सब लोग बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए जो है हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।